ओके तो लास्ट क्लास में हमने जो अपना टॉपिक कवर कर लिया था दैट वाज इन्वेंट्री। उसमें इन्वेंट्री लेवल्स हमने देख लिए थे। एक तो हमने देखा था रीऑर्डर क्वांटिटी, कि जब भी हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितना रॉ मटेरियल सप्लायर से मंगवाएंगे। उसके लिए हमने रीऑर्डर क्वांटिटी में एक हमने देखा था ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और दूसरा हमने देखा था मैनेजमेंट्स करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी, और तीसरा हमने देखा था सप्लायर्स बल्क परचेज ऑर्डर डिस्काउंट्स। तो तीनों में से हमने कंपैरिजन में एक रखी थी परचेज कॉस्ट एनुअली, दूसरी एवरेज होल्डिंग कॉस्ट रखी थी, और तीसरी हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट रखी थी। और जहां पे हमें खर्चा सबसे कम पड़ रहा था हम वो सजेस्ट कर रहे थे कि वो हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हमने इन्वेंट्री लेवल्स देख लिए थे। रीऑर्डर लेवल के हवाले से हमने ठीक ठाक बात कर ली कि नया ऑर्डर कब प्लेस होना चाहिए, किस पॉइंट पे प्लेस होना चाहिए। तो एक हमने देखा था कि अगर अनसर्टेनिटी है यानी स्टॉक आउट की गुंजाइश है तो सजेस्टेड ये था कि मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम पे रख ले ताकि स्टॉक आउट के तमाम तर चांसेस किल हो जाए। फिर हमने सेफ्टी स्टॉक देखा था कि सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक किसको कहते हैं, और तीसरा हमने देखा था मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। अच्छा, उसके अलावा हमने फिर ये देखा था कि अगर कोई कंपनी फिर भी स्टॉक आउट का रिस्क लेना चाहती है तो इन दैट केस उस कंपनी के लिए क्या बेहतर होगा कि वो अपना रीऑर्डर लेवल क्या रखे, वो चीज भी हमने उसके अंदर देख ली थी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करें दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री का मकसद सीधा सीधा है कारखाना, यानी जो हमारी प्रोडक्शन हाउस है। उसके लिए अब सीन क्या बनता है। हम नॉर्मली जब भी किसी यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं एक स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट से हमारा मकसद क्या होता है कि जब हम कोई भी यूनिट बनाएंगे तो एक यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या आनी चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम दर हकीकत करते क्या है कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमिन कर लेते हैं, और फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज होते हैं, उनको कहते हैं कि आपने मुझे इस स्टैंडर्ड के अंदर अंदर चीज बना के देनी है। मिसाल मैं सबसे पहले बात करता हूं डायरेक्ट मटेरियल के हवाले से। इसमें मैं जो प्रोडक्शन मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर है, उसको मैंने एक टारगेट असाइन करना है। वो ये कि एक यूनिट बनाने के लिए तुम कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो उससे ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल कर लेता है और यानी उसने मेरा नुकसान कर दिया। अगर वो उससे कम मटेरियल में यूनिट बना देता है तो यानी उसने मेरा फायदा किया। लिहाजा उसकी कल को जब अप्रेजल किया जाएगा, परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कि उस मैनेजर ने कैसा परफॉर्म किया, तो उसके लिए हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए हम रखेंगे मटेरियल पर यूनिट। लेट्स से हम उस एम्प्लॉय को कहते हैं कि तुम एक यूनिट के ऊपर 1.5 किलोग्राम यूज कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल है कि वो हमें कहे कि यार 1.5 तो आप बहुत कम दे रहे हो, इतने में तो नहीं हो पाएगा।
अच्छा, अब हम उससे एग्री करते हैं कि यार 1.5 मुनासिब है, इससे ज्यादा तुम क्या लगाओगे, इससे ज्यादा तो तुम्हें नहीं लगाना चाहिए, तुम कोशिश करो इसके अंदर अंदर पूरा करो। अब देखें, मैनेजमेंट की पूरी कोशिश है कि उसको कम से कम मटेरियल अलाउ करे, और एम्प्लॉय की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा किलोग्राम्स आपसे ले जाए। बहरहाल जिस पे भी आपने एग्री किया, विन विन अप्रोच होनी चाहिए। आपने एक विन विन अप्रोच के तहत एग्री करना है कि हम उसको कितने केजीज अलाउ करते हैं और वो कितने केजीज पे मान जाता है। फिर हम बात करेंगे परचेसिंग मैनेजर से कि वो 1 केजी कितने में खरीद के देगा। मिसाल हमने ये ली कि यूनिट बनाने के लिए 1.5 किलो लगने चाहिए, और प्रोक्योरमेंट मैनेजर को हमने इस बात पे एग्री किया कि आप 1 केजी 70 रुपए में खरीद के दोगे। जब लेट्स अज्यूम 1 महीना गुजरेगा, और 1 महीने में ऐसा होता है कि हमारी कंपनी 500 यूनिट्स बनाती है। पहले हम ये देखेंगे कि अगर 1 यूनिट में 1.5 किलो लगना चाहिए था, तो 500 यूनिट्स बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए था। अब 1.5 क्या है, ये हमारा एग्रीड है। ये मैनेजमेंट और फैक्ट्री मैनेजर के दरमियान एग्रीड था कि हर यूनिट के ऊपर 1.5 केजीज ही यूज किए जाएंगे, उससे ज्यादा आपने यूज नहीं करना है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि उसने वाकई में कितना यूज किया है, तो ये बाद में चेक किया जाएगा, लिहाजा स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा पहले रखा जाएगा। तो हर यूनिट पे आपका खर्चा कितना आना चाहिए, 70 रुपए में 1। ये आपका एग्रीड है प्रोक्योरमेंट मैनेजर के साथ, और 1.5 किलो लगना चाहिए, ये आपका एग्रीड है फैक्ट्री मैनेजर के साथ। जी बासित, आपको कोई क्वेश्चन है? नो, ओके। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये गालिबन आएगा 105 रुपए पर यूनिट। उसके बाद आपने एग्री करना है लेबर के साथ। फिर आप प्रोक्योरमेंट मैनेजर, सॉरी परचेसिंग मैनेजर, इनफैक्ट सॉरी प्रोडक्शन मैनेजर से डिस्कस करेंगे कि आपको 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर का कितना टाइम चाहिए। लेट्स अज्यूम वो आपको कहता है कि मुझे 45 मिनट तो लगेंगे। हम उसको कहते हैं यार 45 मिनट ना करो, ये बहुत ज्यादा टाइम है, थोड़ा जल्दी उनसे काम करवाओ, एफिशिएंटली काम करवाओ, उनसे कम टाइम लगवाओ। वो चाहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, हम चाहेंगे कि कम से कम टाइम ले। अज्यूम हम किसी एक टाइम पे एग्री कर जाते हैं, वो बनेगा स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, और हम उसको रखेंगे रेट पर टाइम से। लेट्स से हमने उससे एग्री कर लिया 50 मिनट्स का, और अब प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने 45 मिनट के अंदर अंदर 1 यूनिट बनवाना है। अगर वो 500 यूनिट्स बनवाता है, तो हर यूनिट पे 40 मिनट का टाइम उसको लगना चाहिए था। 500 यूनिट्स पे उसको 2000 मिनट लगने चाहिए थे। हम देखेंगे कि एक्चुअली लेबर ने कितने मिनट्स काम किया है। अगर कि लेबर ने काम 2000 मिनट से ज्यादा किया है, तो हम प्रोडक्शन मैनेजर को कहेंगे कि तुमने मजा नहीं किया, तुम बहुत सुस्त जा रहे हो, और स्पीड पकड़ो, काम को थोड़ा तेज करवाओ। और अगर उसने 2000 की बजाय 1900 मिनट में काम करवा लिया, तो हम उस फैक्ट्री मैनेजर को दाद देंगे कि तुमने वाकई में
बहुत अच्छा टाइम मैनेज किया और वक्त के अंदर अंदर तुमने प्रोडक्शन करवा ली। अच्छा, रेट हमारा कितना एग्रीड है? लेट्स अज्यूम रेट हमारा एग्रीड है लेबर के साथ 150 रुपए पर आवर। अगर 150 रुपए का 1 घंटा है तो 40 मिनट कितने के होंगे? अगर 150 रुपीज का 1 घंटा है तो 40 मिनट कितने के होंगे? ओके, तो 150 रुपए 60 मिनट के, मल्टीप्लाई बाय 40 मिनट, तो 100 रुपए का खर्चा आना चाहिए हर 1 यूनिट पे। उसके बाद आपने एग्री किया वेरिएबल ओवरहेड्स, जिसमें आप ये देखते हो कि 1 यूनिट बनाने के लिए मशीन का कितना टाइम चाहिए। लेट्स अज्यूम हमारी मशीन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी के हिसाब से हर यूनिट को बनाने में 20 मिनट लगते हैं। अगेन हम रखेंगे स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर आवर। इनको चलाने में वेरिएबल खर्चा बिलफर्ज हर 1 घंटा हमें 250 रुपए का पड़ता है। हमारी मशीन को 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स। और 250 रुपए का 1 घंटा है। अगर 250 रुपए का 1 आवर है तो 20 मिनट कितने के होंगे? ठीक है, 83.3 के। ये बन गई हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ। हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का ये कहना है कि जितना भी खर्चा डायरेक्ट आएगा, वेरिएबल आएगा, डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, उसको हम यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा मानेंगे। बाकी जितना भी खर्चा हमारा फिक्स्ड है उसको हम यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानेंगे। अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पूछते हैं कि हमारा जो खर्चा है वो है फिक्स्ड, इसको हमने नाम दिया फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता है कि फिक्स तो है लेकिन ये जाएगा यूनिट की कॉस्ट में, तो इट सेज इट मस्ट बी absorbed into कॉस्ट ऑफ यूनिट। ये किस महान शख्स ने फरमाया है? ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम ने ऐसा फरमाया है। अच्छा, अब हम उससे पूछते हैं कि लेकिन ये कैसे किया जाएगा। मिसाल में एक एग्जांपल बड़ी कॉमनली यूज करता हूं कि
हम सब लेट्स अज्यूम पिकनिक प्लान करते हैं। अब पिकनिक के लिए हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हर स्टूडेंट के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आती है। अच्छा, अब हम जब ये कैलकुलेट करें कि हमें हर स्टूडेंट के ऊपर खर्चा कितना आता है, तो उसमें एक कॉस्ट तो वो है जो कि हर स्टूडेंट की वजह से आएगी। लेट्स से हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट पर हेड कितनी होगी। तो उसके लिए हमें ये पता चला कि जिस वेन्यू पे हम घूमने जाएंगे उसके एंट्री चार्जेस हैं 1200 रुपए पर हेड। अच्छा, ये 1200 रुपए किसकी वजह से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं पर्टिकुलरली उस बंदे, उस स्टूडेंट की वजह से जो कि हमारे साथ पिकनिक पे चल रहा है। तो ये खर्चा हो गया वेरिएबल और ये हम स्टूडेंट को ही चार्ज करेंगे। फिर लेट्स से रमजान में मिसाल देने की माजरत कि हमने बुफे बुक करवाया है और उस बुफे की चार्जेस 600 रुपीज पर हेड है। ये भी अगर वो शख्स अपनी शक्ल दिखाएगा तो हमारे ऊपर खर्चा आएगा, लेकिन अगर वो स्टूडेंट अपनी शक्ल नहीं दिखाता तो हमारा ये खर्चा नहीं आएगा। मिसाल एंड टाइम पे कोई स्टूडेंट मसला कर देता है, जो कि मोस्ट कॉमनली पिकनिक्स में होता है। एंड टाइम पे कोई स्टूडेंट आके कहता है कि वो अम्मी इजाजत नहीं दे रही, वो खानदान में फला की मंगनी आ गई, वो फला का मसला हो गया, इस वजह से मैं नहीं चल सकता। अब हमने उसको रजिस्टर किया हुआ था कि यार ये चलेगा, हमने वो सीट किसी और को नहीं दी, लेकिन एंड टाइम पे वो बच्चा नहीं चलता, तो इम्पैक्ट क्या होगा? 1200 रुपए जो एंट्री चार्जेस है वो भी नहीं भरने पड़ेंगे, क्योंकि वो आएगा तो भरेंगे ना। अगर वो चल ही नहीं रहा तो एंट्री चार्जेस क्यों भरेंगे? इसी तरीके से बुफे चार्जेस 600 रुपए, अगर वो चलता तो भरते, अगर नहीं चलता तो हम भी नहीं भरेंगे। ये 1800 रुपए का खर्चा तो उसकी वजह से ही है। लेकिन बाद में हमें यह भी ख्याल आता है कि हम क्योंकि हैदराबाद से जाएंगे तो हमें स्टूडेंट से ट्रांसपोर्टेशन भी चार्ज करनी चाहिए। अब जब स्टूडेंट से आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज करना चाहे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो वेरिएबल नहीं है, यानी आप जिस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से गाड़ी बुक करवाएंगे वो आपसे फी बंदे का किराया तो नहीं लेगा, क्योंकि रूट की गाड़ी तो नहीं चल रही है। आप तो अपने लिए पिकनिक में बुक करवाएंगे। लेट्स अज्यूम हमारा ये तय होता है, वो कहता है कि आप मुझे मेरी गाड़ी का किराया देना फिक्स 15,000 रुपए। उसके बाद गाड़ी में जितना भी डीजल डलेगा वो आपके ऊपर। मैं यहां से आपको टैंक फुल करवा के दूंगा, आप वापसी में मुझे टैंक फुल करवा के देंगे। हम एक अंदाजा लगाते हैं कि कराची अप डाउन में हमारा तकरीबन 12,000 रुपए का फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा। हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं
तो इसको हम नाम क्या दे रहे हैं कि ये हमारे लिए बजटेड है। अच्छा, उसके अलावा हमारा ये तय होता है कि टोल टैक्सेस भी हमारे ऊपर से हमने अंदाजा लगाया कि कराची अप डाउन टोल टैक्स लगेगा 2000 रुपए का, और उसके अलावा ड्राइवर का चाय पानी भी हमारे ऊपर है, और ये हम अंदाजा लगाते हैं कि करीबन वो इस ट्रिप पे 1000 रुपए का चाय पानी हमें इसको देना पड़ेगा। अब रिमेंबर, स्टूडेंट ज्यादा चलेगा तो ना तो कोच के किराए पे फर्क आएगा, ना डीजल की कॉस्ट पे फर्क आएगा, ना टोल टैक्सेस पे फर्क आएगा, ना ही ड्राइवर ज्यादा खाना खाएगा। ये कॉस्ट हम फिक्स्ड कह रहे हैं। फिक्स्ड का हरगिज भी मकसद ये नहीं है कि खर्चा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। खर्चा ज्यादा भी हो सकता है, खर्चा कम भी हो सकता है, लेकिन वजह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मकसद वो नहीं है जो कि चेंज नहीं होती, चेंज होती है लेकिन उसकी वजह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते। अच्छा, ये कितना खर्चा बन रहा है? ये खर्चा बन रहा है 30,000 का। अच्छा, अब हम ये देखना चाहें कि ये हर स्टूडेंट से कैसे चार्ज करें। तो आप ये कहेंगे कि सर बस जितने स्टूडेंट्स चल सकते हैं उनसे डिवाइड कर दे, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त है। हम बहुत पहले खड़े हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने चलते हैं वो तो आखिर में ही पता चलेगा। लिहाजा हम एक अंदाजा लगाते हैं। से फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी कोच की कैपेसिटी 45 सीट्स है, ये बेस्ट केस सिनेरियो है कि अगर आपके पास सारे के सारे स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं और आपकी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल फुल हो जाती है तो 45 सीट्स ऑक्यूपाई हो सकती हैं। अगर मैं ये किराया 45 बच्चों पे डिवाइड करूं तो मुझे नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई स्टूडेंट 45 से कम हो सकते हैं, 45 से ज्यादा नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं, हम एक अंदाजा लगाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके अंदाजे के मुताबिक कितने स्टूडेंट्स चलेंगे, और आप ये कहते हैं कि करीबन जो हमारी बजटेड रजिस्ट्रेशंस हैं वो है 40 स्टूडेंट्स की। एक्चुअली इससे ज्यादा स्टूडेंट्स भी चल सकते हैं, इससे कम स्टूडेंट्स भी चल सकते हैं। एक्चुअली खर्चा आपका 30,000 रुपए से ज्यादा भी आ सकता है, 30,000 रुपए से कम भी आ सकता है। लेकिन जब हम स्टूडेंट को कहेंगे कि भाई पिकनिक पे चलने का सीन है, तो बच्चा मुझसे पूछता है कि सर कंट्रीब्यूशन कितना है। मैं उसको बोलता हूं कि 1800 रुपए तो पक्का है, बाकी डिपेंड करता है कि डीजल कितना डलता है, टैक्सेस कितने लगते हैं, ड्राइवर खाना कितना खाता है,
और बचे कितने चलते हैं। वो कहेगा सर बातें आपकी सारी सही, लेकिन आप अगर मुझे पहले बता देना कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना कि मुझे पिकनिक पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को आप मुझे बताते कि सर बेटा आपका कंट्रीब्यूशन 8,000 रुपये लग रहा है, तो 8,000 रुपये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे, तो आप मुझे पहले बता दें। अच्छा, अब ये रिस्क कंपनी का है, तो कंपनी क्या करेगी, 30,000 रुपीज का जो उसका एक्सपेक्टेड खर्चा है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स से, कि आपको क्या लगता है कि आपके साथ कितने स्टूडेंट्स चलेंगे। यस, इसका आंसर आ रहा है 750 रुपए पर हेड। तो हमने हर बच्चे से 1,800 रुपए चार्ज करने हैं, वो जो कि उसकी वजह से आ रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन हालांकि जो कि खर्चा तो फिक्स्ड है, लेकिन 750 रुपए हम बच्चे से चार्ज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की मद में। और पर हेड हमारी कॉस्ट कितनी है, ₹2,550। इसी तरीके से कंपनी क्या करती है, यूं डायरेक्ट कॉस्ट तो आ गई, अब हमारे पास फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का तरीका क्या है। एब्जॉर्ब यानी उसको हम हर यूनिट की कॉस्ट में डाल देंगे। तो उसका तरीका है, पहले हमने कैलकुलेट करना है बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। आप अंदाजा लगाएंगे कि आइंदा आने वाले महीने के लिए, या आइंदा आने वाले क्वार्टर के लिए, आइंदा आने वाले 6 महीने के लिए, या साल के लिए आपकी फैक्ट्री का फिक्स्ड खर्चा कितना होगा, और उसको हम डिवाइड कर देंगे विद द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये आ जाएगा ओ ए आर। ओ ए आर का मकसद है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, और ये हमेशा हमेशा स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मकसद प्री डिटरमिन्ड होना चाहिए। थोड़ा मसला समझ लेते हैं। मैंने कैलकुलेट किया कि एक यूनिट बनाने में मेरा डायरेक्ट खर्चा इतना आएगा, फिर इसमें मैंने फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कर दिया एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि मैं पहले ये देखूंगा कि मेरा आइंदा आने वाले महीने, क्वार्टर, 6 महीने या साल का खर्चा कितना एक्सपेक्टेड है, और आइंदा आने वाले महीने, क्वार्टर, 6 महीने या साल में हम कितने यूनिट्स बनाने वाले हैं। तो बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हमने बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी से तकसीम किया, तो ये हो गया एब्जॉर्ब हर यूनिट की कॉस्ट में। जब हम डायरेक्ट कॉस्ट को और फिक्स्ड कॉस्ट को आपस में प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी फुल कॉस्ट पर यूनिट।
कंपनीज अक्सर क्या करती हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग चलाती हैं। कॉस्ट प्लस का मकसद उनकी जितनी भी कॉस्ट होगी उसमें वो ऐड करेंगी अपना प्रॉफिट मार्कअप, यानी जितना भी हमारा खर्चा हुआ बिलफर्स उस पे 25% मार्कअप है या 30% मार्कअप है, वो मार्कअप उस पे लगाया और दोनों को प्लस करके ये बन जाएगी उनके यूनिट की सेलिंग प्राइस। अब अनसर्टेनिटी अपनी जगह पे मौजूद है। हमारा दर हकीकत फैक्ट्री का खर्चा कितना आता है और हमारी फैक्ट्री में दर हकीकत नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनते हैं, ये दोनों अनसर्टेन है। हमारी फैक्ट्री का खर्चा ज्यादा भी आ सकता है, जिस तरह हमने यहां पे कोच का किराया लगाया था, डीजल का खर्चा लगाया था, टोल टैक्सेस लगाए थे और ड्राइवर के चाय पानी का खर्चा लगाया था। हमने अंदाजा लगाया था कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन की ट्रिप 30,000 रुपए की पड़ेगी, लेकिन ये एक्चुअल खर्चा 30,000 से ज्यादा भी हो सकता है और 30,000 से कम भी हो सकता है। फिर आपने दूसरा अनसर्टेन रखा कि कितने बच्चे रजिस्टर करवाएंगे। आपने ये कहा कि अंदाजन हमारे पास 40 बच्चे रजिस्टर करवाएंगे। दर हकीकत आपके पास 40 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस भी आ सकती हैं और 40 से कम रजिस्ट्रेशंस भी आ सकती हैं, लेकिन वो जो नफा नुकसान होगा वो कंपनी को खुद भुगतना पड़ेगा। मिसाल, एक कस्टमर हमारे पास आता है कि मुझे आपके प्रोडक्ट के 200 यूनिट चाहिए और हमसे पूछता है कि आप एक यूनिट कितने का देंगे। हम उसको अगर कहें कि जानी तू ले जा, पैसों की बाद में देख लेंगे, वो बोलेगा जज़ाकल्लाह खैर यार, ये तो अच्छी बात है, तो मुझसे पैसे बाद में लोगे, मुझे चीजें दे रहे हो। आपकी कंपनी के वर्किंग कैपिटल का मसला हो जाएगा। जब वो उधार मांग ही नहीं रहा तो आप उधार दे क्यों रहे? अब आप से वो पूछता है कि चलो पैसे तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन मुझसे लोगे कितने पैसे? हम उसको कहते हैं यार बाद में बताऊंगा। वो कहता नहीं, बाद नहीं, मुझे आप अभी बताओ ताकि मैं दूसरी जगह से चीज खरीद लूं, अगर आप सस्ती दे रहे हो तो आपसे ले लूं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारे एक यूनिट पे मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, वेरिएबल ओवरहेड कितना है। जो तो हमें पता है वेरिएबल है, यूनिट बनेगा तो खर्चा आएगा, नहीं बनेगा तो नहीं आएगा। लेकिन दो चीजें हमारे पास अनसर्टेन है। एक तो हमारी फैक्ट्री का फिक्स्ड खर्चा कितना आएगा, दूसरा हमारी फैक्ट्री में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनेंगे। लेकिन कस्टमर आपके लिए एक महीना इंतजार नहीं करेगा। अगर वो महीने की 3 तारीख पे आपके पास आया है चीज खरीदने के लिए, वो 27 या 28 दिन इंतजार नहीं करेगा प्राइस तय करने के लिए। लिहाजा आप उसको अभी बताएं कितने की चीज पड़ेगी तो आपसे चीज खरीदेगा। इस वजह से हम एब्जॉर्प्शन के लिए, मैंने वर्ड यहां पे यूज किया प्री डिटरमिन्ड, यानी आपका वक्त से पहले डिटरमिन होना चाहिए कि एक यूनिट बनाने में आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड में आता क्या क्या है। नॉर्मली किसी भी एक फैक्ट्री में एक तो उस फैक्ट्री का रेंट आ सकता है अगर कि वो किराए पे है। अगर किराए पे नहीं है, आपकी अपनी बिल्डिंग है, तो उसकी डेप्रिसिएशन मोस्ट लाइकली टू बी फिक्स्ड। दूसरा, आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले सुपरवाइजर्स और उनकी सैलरी मोस्ट लाइकली टू बी फिक्स्ड। उसके अलावा आपकी फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली बिजली, उसका बिल
ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आपकी फैक्ट्री में चलने वाली मशीन्स की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा, आपकी फैक्ट्री में चलने वाली मशीन्स की डेप्रिसिएशन, अगर आपने स्टाफ को फूड अलाउ किया हुआ है तो आपकी कैंटीन की कॉस्ट, आपने अगर अपनी फैक्ट्री को इंश्योर करवाया हुआ है तो उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट, आपकी फैक्ट्री में टेम्परेचर मेंटेन करना और लाइटनिंग पूरी देना, इसका खर्चा आ सकता है। और उसके अलावा इस्तेमाल होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो कि डायरेक्टली यूनिट के अंदर कंज्यूम हो जाता है। जिस तरह हम रोटी पकाने के लिए आटे का इस्तेमाल करते हैं तो आटा, नमक, ऑयल, ये डायरेक्टली उस आटे उस रोटी की कॉस्ट में चले जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट का मकसद वो मटेरियल जो इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन वो यूनिट के अंदर कंज्यूम नहीं हो रहा। मिसाल, अगर हमारी मशीन्स के लिए हम ऑयल यूज करते हैं या ल्यूब्रिकेंट्स यूज करते हैं, मोबिल ऑयल यूज करते हैं वगैरह, ये भी हैं तो मटेरियल्स, लेकिन इनमें से कोई भी मटेरियल आपके यूनिट यानी प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन आपकी फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से जिस तरह मैंने सुपरवाइजर की बात की तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट लेबर। बहरहाल आप ये देखोगे कि एक गिवन टाइम के अंदर हमारी फैक्ट्री चलाने का फिक्स्ड खर्चा कितना है। फिर आप एक बेसिस बनाओगे जिसको हम कहते हैं बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। मिसाल, अगर हम एक फ्लोर मिल चलाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लोर मिल 1 घंटा चलने का कितना खर्चा आता है। मिसाल, अगर हम अपनी एक फैक्ट्री में 4 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट एक्स, वाई, जेड एंड क्यू, तो हम उस फैक्ट्री की कॉस्ट क्या हर प्रोडक्ट को बराबर दें, या फिर एक बेहतर हो सकता है कि हम अपनी फैक्ट्री का जो बेसिस बनाएं बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो हम बनाएं नंबर ऑफ मशीन आवर्स। यानी आप ये देखें कि एक महीने में आपकी फैक्ट्री में मशीन कितने घंटे ऑपरेट करती है, दैट मशीन आवर्स द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन। या फिर आप उसको नंबर ऑफ लेबर आवर्स पे रख लें, या फिर आप उसको डायरेक्टली नंबर ऑफ यूनिट्स पे रख लें, दैट इज प्रोडक्शन वॉल्यूम।
हमने किसी एक बेसिस पे अपना OAR निकालना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और उस बेसिस पे वो खर्चा यूनिट की कॉस्ट में डालते जाना है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारी फैक्ट्री का एक महीने का खर्चा 7,80,000 रुपए आ सकता है। इसमें वही ऊपर वाली चीज है, फैक्ट्री का रेंट है या डेप्रिसिएशन है, मशीन की डेप्रिसिएशन है, हीट एंड लाइट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और सुपरवाइजर की सैलरी वगैरह वगैरह। ये बहरहाल आपने एक महीने का खर्चा अंदाजा लगाया कि 7,80,000 है। और आपने ये अंदाजा लगाया कि हमारी फैक्ट्री में एक महीने में जो लेबर की एक्टिविटी होगी वो बिल्फर्स 50,000 घंटे काम करेंगे। तो हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या होगा? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो फी घंटा आपकी फैक्ट्री चलाने का खर्चा कितना होगा? इट इज 15.6 पर आवर। अच्छा, अब आप करते क्या हैं कि आप अपनी फैक्ट्री में तीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड। आपको पता है कि प्रोडक्ट एक्स बनाने में लेबर के 2 घंटे लगेंगे, प्रोडक्ट वाई बनाने में लेबर के 3.5 घंटे लगेंगे, और प्रोडक्ट जेड बनाने में 45 मिनट लगेंगे। प्रोडक्ट एक्स को बनाने में जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड है, वो खर्चा 60 रुपए फी यूनिट है। प्रोडक्ट वाई का 90 रुपए पर यूनिट है, और प्रोडक्ट जेड का 35 रुपए पर यूनिट है। हम ये कहते हैं कि हमारी कंपनी %25 मार्कअप चार्ज करती है ऑन कॉस्ट। और हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि सेलिंग प्राइसेस क्या होंगी। एक्स, वाई एंड जेड। डायरेक्ट कॉस्ट आपने पहले से ही बता दी है, 60 रुपए, 90 रुपए और 35 रुपए। अब हम इसको देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड।
हमारी फैक्ट्री चलने में 1 घंटे का खर्चा है 15 रुपए 60 पैसे। प्रोडक्ट एक्स उसमें से कितने आवर्स यूज करेगा? 2 आवर्स। हम ये कहेंगे कि भाई हमारी फैक्ट्री चलने का हर घंटे का खर्चा है 15.6 और आप हमारे यूज करेंगे 2 घंटे, तो 31 रुपए 20 पैसे हम चार्ज करेंगे प्रोडक्ट एक्स से। 60 रुपए उसका डायरेक्ट खर्चा है और 31 रुपए 20 पैसे उसकी फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट है। तो हर यूनिट बनाने में हमें 91.2 की कॉस्ट आएगी और हमारी कंपनी इस पे चार्ज करना चाह रही है मार्कअप। मार्कअप हम कितना कमा रहे हैं? 25%। तो 91.2 का हमने 25% निकाला, 22.8। हमें प्रोडक्ट एक्स कितने में बेचना चाहिए? 114 रुपए में, करेक्ट। ओके, लेट मी नो वाई की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? What should be the selling price of Y? $180.75। दो आंसर्स है। Yes, 180.75, correct. Z is 55.125। फिर आप लोग इसको फिर वेरीफाई कर लीजिएगा। अच्छा, अब मेरे कहने का मकसद ये आ रहा था फैक्ट्री ओवरहेड्स का। ओके, हमास इट्स 58.375। हमजा बासित आप वेरीफाई कर लीजिएगा। दो आंसर्स ये हैं, तो देख लो किसका करेक्ट है। अच्छा, अब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में डायरेक्ट कॉस्ट तो यूनिट की कॉस्ट में जाएगी ही जाएगी, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो यूनिट की कॉस्ट में कैसे जाएगी। तो हमने एब्जॉर्प्शन का तरीका पढ़ लिया।
बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जितना भी है उसको हम बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा OAR, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप नंबर ऑफ आवर्स मशीन आवर्स में भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ लेबर आवर्स में भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स में भी कर सकते हैं, जो भी कंपनी को सूटेबल लगेगा वो उस बेसिस पे किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब हम क्या करेंगे, आज मैं इसको यहां पे रोकूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम फैक्ट्री के अंदर चलेंगे कि फैक्ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है। फैक्ट्री स्ट्रक्चर में एक डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये उस प्रोडक्ट को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं डायरेक्टली। जबकि दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, दिस इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन। सर्विस डिपार्टमेंट यूनिट के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। जिस तरह हम ये कहते हैं कि एक लेबर है जो यूनिट बनाने में अपना हाथ डालता है। मिसाल, अगर हम एक फर्नीचर शोरूम हमारे पास हो, तो जितने भी कारपेंटर्स आपके पास होंगे, वो कारपेंटर्स आपकी चेयर्स, डिवाइडर्स, फर्नीचर आइटम्स में अलमारी है या बेड है, ये बनाने में अपना हाथ डालते हैं, रोल प्ले करते हैं। दूसरे होते हैं सुपरवाइजर्स, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर खड़े होकर कमेंट्री कर रहे होते हैं। अब खर्चे तो हमें दोनों को देने हैं, जो कारपेंटर काम कर रहा है उसको भी पैसे देने हैं, जो सुपरवाइजर उनको मॉनिटर कर रहा है उसको भी पैसे देने हैं। इसी तरीके से एक डिपार्टमेंट वो होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, वो जो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर पेशरफ्त कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रोग्रेस करवा रहे होते हैं। और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट्स में से फॉर इंस्टेंस आपके पास डिपार्टमेंट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस खुद यूनिट बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में कोई काम नहीं करता, लेकिन वो जो यूनिट्स बना रहे हैं उनकी मशीन्स को टाइमली मेंटेन करना और खराब होने की सूरत में रिपेयर करना, वो आपने एक अपने फैक्ट्री के अंदर बना दिया कैंटीन। वो कैंटीन बजाते खुद तो यूनिट नहीं बना रही है, लेकिन वो डिपार्टमेंट्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लेबर के खाने पीने का एहतमाम और इंतजाम कैंटीन कर रहा है। तो फैक्ट्री स्ट्रक्चर में दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स जिसमें लेट्स से कटिंग है, मोल्डिंग है या लेथिंग है, पेस्टिंग है, वो डिपार्टमेंट्स जो कि प्रोडक्ट को एक रॉ से लेकर फिनिश गुड्स तक लेके जाने में कोई रोल प्ले कर रहे हैं। मिसाल, हम लकड़ी लेते हैं, पहले उस लकड़ी को हम कटिंग करते हैं, तो कटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस लकड़ी को फर्नीचर की शक्ल
में लाने के लिए उसका शेप लेके आएगा। तो जो कटिंग डिपार्टमेंट है वो लकड़ी को फर्नीचर बनने में मदद कर रहा है। तो जो भी डिपार्टमेंट रॉ से लेकर फिनिश गुड तक प्रोग्रेस करवाने में रोल प्ले कर रहा है उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। और वो डिपार्टमेंट जो खुद कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, उनको हम कहेंगे सर्विस डिपार्टमेंट्स। लेकिन खर्चा तो दोनों पे आएगा, और वो खर्चे हम यूनिट की कॉस्ट में किस तरह से लेके जाएंगे, ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लस जो इन्वेंट्री के हवाले से हमजा ने आज मुझे मैसेज किया था, मैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से खुद पहले देख लेता हूँ टू मेक श्योर कि बुक में किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बुक्स के अंदर मिस्टेक होती है। तो मैं लाइव अगर आपको बताता जाऊंगा तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मे बी कोई उसमें एरर बुक के अंदर भी हो सकता है। नहीं तो मैं उस क्वेश्चन को अपनी तरफ से पूरा चेक करके सॉल्व करके और फिर आप लोगों के सामने इसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और किसी को कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं।